हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक और सेशन को आज लेकर के आ चुके हैं, जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। माय फाइनेंशियल करियर जो कि स्टीफन लीकोक के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी लघु कथा है, एक छोटी सी स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या दिया गया है और इस स्टोरी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सबको देखने का आज के सेशन में हम प्रयास करेंगे। जैसा कि शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता चुका था, इस सेशन की शुरुआत में ही लेक्चर नंबर 1 में ही बता चुका था आप लोगों को कि दोस्तों इस सेशन में हम जो है इस कंप्लीट सेशन में 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन आंसरों को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको लेकर के चलेंगे। जैसे कि अभी जैसे इसके बाद में एक स्टोरी और रह जाती है और उसके बाद हम सेकंड यूनिट पर मूव कर जाएंगे। तो सेकंड यूनिट में हम क्या कहते, तो ये सब हम सिलेबस में आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक एक पूरे विस्तार से आपको बताते हुए चलूंगा कि कहां पर कब और क्या पढ़ रहे हैं और कब कब हमें क्या क्या पढ़ना है और किन टॉपिकों से कितने और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो सारी समस्या मेरी है कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे करवानी है। बस ये समझ लीजिए कि अगर आप सीरीज को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं ना, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर एंड तक, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपको ना फाउंडेशन कोर्स में और अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए छात्र हैं, जो पहली बार हमको देख रहे हैं, उनको बता दूं कि सभी जो फाउंडेशन कोर्स बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का फाउंडेशन कोर्स और इसके अलावा सभी लेक्चर जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा इसी सेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी सेशन देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली हमारे सेशन की डेली लिंक आपको मिलती रहती है और वहां से आप जो है हमारे सेशनों की सभी लेक्चरों की नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आगे बढ़े फिर उससे पहले एक बार छोटी सी नजर जो है आपके सिलेबस पर भी डाल लीजिए कि हम किस सिलेबस को इस सीरीज के माध्यम से फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, हम इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिकों को अर्थात कुछ स्टोरीज को देखने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टोरी द एक्सप्रेस, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड स्टोरी लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ आपके द्वारा लिखित स्टोरी, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में स्टोरी नंबर 3 की, जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। और किसने लिखा इस स्टोरी को? स्टीफन लीकोक ने। बस इतना याद रख लीजिए। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे रनिंग फॉर गवर्नर, जो कि मार्क ट्वेन के द्वारा लिखित है। तो इन चारों के बाद में हम सेकेंड यूनिट पर मूव कर जाएंगे, जिसमें है ऐसे राइटिंग। और ऐसे राइटिंग से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे और क्वेश्चन आंसर पर ही हम चर्चा करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूनिट 3 और उसके बाद में कुछ कीवर्ड पर भी हमें लास्ट में चर्चा करनी है। तो आपका सिलेबस का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा सिलेबस यहां कवर होने वाला है। क्लियर हुआ सब कुछ? तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, है ना। अब स्टार्ट करते हैं सेशन, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? सॉरी, क्वेश्चन से पहले जो आपकी जो स्टोरी है माय फाइनेंशियल करियर, इस स्टोरी को तो मैं पूरा यहां पर नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ इसका जो सारांश है, जो समरी है ना, वो समरी में यहां पर आप लोगों के लिए मैंने अटैच कर दी है ना, इसी स्लाइड में, जिसे आप जब नोट्स इसकी डाउनलोड करेंगे ना, तो एग्जाम से पहले एक बार इस स्टोरी को पढ़ जरूर लीजिएगा। इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो हिंदी में भी पढ़ करके आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही तरह से मैंने इस स्टोरी को दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों करके। क्लियर है? तो ये प्रारंभ में देने का मेरा मकसद यही है कि पहले आप स्टोरी को पढ़ना, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर का रिवीजन लगाना। अगर आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर का रिवीजन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। खैर, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपको स्टोरी पूरी यहीं पर आपको पूरी डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है ना, बीच बीच में रुक रुक करके, क्योंकि यहाँ स्टोरी डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चनों के माध्यम से ही जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम स्टोरी की भी चर्चा करते चलेंगे, ताकि स्टोरी भी आपको समझ आ जाए और क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ आए।
क्लियर है? आइए तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फियर ऑफ प्रोटोगोनिस्ट इन माय फाइनेंशियल करियर। अब चूंकि दोस्तों माय फाइनेंशियल करियर क्या एक कहानी का नाम है, एक लघु कथा का नाम है। दरअसल हुआ यह है कि माय फाइनेंशियल करियर जो एक कहानी है, इस कहानी को लिखा था किसने? स्टीफन लीकोक ने लिखा, जो कि कनाडा के एक हास्यकार है और एक लेखक भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इस कहानी को लिखा और उस कहानी के अंतर्गत जो उसका कहानीकार है, जो नायक है कहानी का, है ना, गुमनाम है, कोई नाम नहीं दिया गया है नायक का, सिर्फ नायक ही कहा गया है, प्रोटोगोनिस्ट नाम ही दिया गया है। तो जो प्रोटोगोनिस्ट है या नायक है कहानी का, उस नायक का जो है बैंकें होती है, वित्तीय संस्थाएं होती है, उनके साथ एक सामंजस्य बना रहता है, या कहीं कि उनके साथ जो संबंध होते हैं वो उनका तालमेल ठीक से बैठ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वो वित्तीय संस्थाओं से डरा हुआ रहता है। और इस कहानी की शुरुआत जो होती है ना, वो होती है उस किसी बैंक में खाता खुलवाने से। जब इस कहानी का नायक जब बैंक में खाता खुलवाने जाता है तो वो बड़ा एक अजीब सा उसके अंदर डर होता है ना, हिचकिचाहट होती है। और भविष्य जो बिल्डिंग होती है, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है बैंकों की, तो उसको देख करके अजीब सा चिंतित रहता है वो, है ना। और बैंक के जो क्लर्क होते हैं ना, उनको तो यमदूत समझता है, जो कि उसको डराने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसे कई प्रकार का जो है स्थितियां वहां बनती है जिससे वो डरा हुआ रहता है। तो इसी कारण से इस कहानी को एक हास्य कहानी कहा गया है, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन भी कह रहा है कि इस कहानी में, माय फाइनेंशियल करियर कहानी में मेन फियर क्या है, मेन मुख्य डर क्या है, किसका? प्रोटोगोनिस्ट का, मतलब नायक का मुख्य डर क्या है। 4 ऑप्शन आपको इस तरह से दिए जाएंगे एग्जाम में भी। तो पहला देखिए, है ना, हास्य में कहानी है और ऑप्शन भी आपको हास्य में दिए गए हैं। क्या उसको हाइट का डर था, या उसको पब्लिक स्पीकिंग का डर था कि लोग क्या कहेंगे, या फिर उसको स्पाइडर्स का मतलब मकड़ियों का डर था, या फिर ऑप्शन सी कहता है फियर ऑफ बैंक्स, तो बैंक का डर था। प्रमुख जो इस कहानी में प्रोटोगोनिस्ट का जो मुख्य डर था, जो मेन फियर था, वो क्या था? बैंक का डर था, है ना। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। बैंकों से वो दरअसल डरा हुआ था नायक। अगला प्रश्न है हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट डिस्क्राइब द बैंक क्लर्क। जैसा मैंने अभी कहानी के रूप में बताया कि बैंक क्लर्क को लेकर के हमारा नायक, हमारी इस कहानी का नायक क्या सोचता है, उसका वर्णन किस प्रकार से करता है बैंक क्लर्कों का, कि बैंक में जो क्लर्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए कहता है फ्रेंडली होते हैं, वेलकमिंग होते हैं, या फिर ऑप्शन बी बोलता है इंटिमिडेटिंग होते हैं या फॉर्मिडेबल होते हैं, या डिसइंटरेस्टेड होते हैं, केयरलेस होते हैं, या कॉमिकल या इसेंट्रिक होते हैं। तो यहां पर दोस्तों उसने कहा है फ्रेंडली होते हैं, मिलनसार होते हैं, या ऑप्शन बी जो बोल रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, इंटिमिडेटिंग या फॉर्मिडेबल होते हैं। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है डराने वाला। तो चूंकि बैंक के क्लर्क तो उसके लिए कैसे थे? डराने वाले थे, मतलब यमदूत की तरह थे, ठीक है ना, डरा रहे थे उसको, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कहानी का जो नायक है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, वो बैंक क्लर्कों को लेकर के डरा हुआ था, वो उसको डरावने वाले लग रहे थे, है ना। डिसइंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे थे। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां पर उदास, है ना। डिसइंटरेस्टेड मतलब कि जो उसमें इंटरेस्टेड ना हो, उदास, है ना, केयरलेस, लापरवाह हो, कॉमिकल हास्य में हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो बैंक क्लर्कों को डराने वाले समझ रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what task does the protagonist find particularly nerve wracking in the bank। तो हमारे नायक के लिए, हमारी कहानी के नायक के लिए बैंक के अंदर नर्व ब्रेकिंग मतलब कि परेशान करने वाली कौन सी परिस्थिति थी, या कहे कि ऐसा कौन सा काम था, बैंक के अंदर ऐसा कौन सा काम था जो इस कहानी के नायक को, प्रोटोगोनिस्ट को डरा रहा था, पर्टिकुलरली डरा रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इंड्यूरिंग अ चेक, इंडोर्सिंग अ चेक, या ओपनिंग सेविंग अकाउंट। अब चूंकि कहानी की शुरुआत सेविंग अकाउंट को ओपन करने से हुई थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रिक्वेस्टिंग अ लोन के लिए अप्लाई करना, या फिर डिपॉजिटिंग पैसे जमा करने को लेकर के। तो पर्टिकुलरली नर्व ब्रेकिंग की अगर बात करें, परेशान करने वाला अगर कोई टास्क थी बैंक के अंदर, तो वो थी उसके लिए एंडोर्सिंग अ चेक की। मतलब ये हुआ कि जब नायक खाता खुलवाने जाता है बैंक में,
तो क्लर्क के पास बैठता है, खाता खुलता है, खाता खुलने में जब क्लर्क के द्वारा कहा जाता है क्या आपको चेकबुक चाहिए, क्योंकि जब भी आप खाता खुलवाएंगे सेविंग अकाउंट तो चेक के लिए तो समर्थन मांगना ही पड़ता है ना, क्लर्क आपसे समर्थन मांगेगा, है ना, आपकी परमिशन लेगा कि आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस चेकबुक को एक्सेप्ट करने में भी वो हिचकिचा रहा था। वो चेकबुक का समर्थन, इंडोर्सिंग जो है उसको परेशान कर रहा था। क्यों कर रहा था परेशान? क्योंकि चेकबुक की क्लर्क बात ऐसे कर रहा था जैसे कोई सार्वजनिक चीज हो, है ना, आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, उन सबके सामने चेकबुक की बोल रहा था, जबकि जो हमारा नायक था वो इतना अज्ञान था, उसे बैंकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो चेक को बहुत ही सीक्रेट वस्तु समझता था, चेक को बहुत ही सीक्रेट वस्तु समझता था। उसको ऐसा लग रहा था कि यार चेक जैसी सीक्रेट वस्तु की बात ये सबके सामने कैसे कर सकता है, तो ये बात उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। एंडोर्सिंग अ चेक मतलब चेक का समर्थन करना उसको परेशान कर रहा था बैंक के अंदर। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट फील अबाउट द ग्रेंडर ऑफ द बैंक बिल्डिंग। बैंक बिल्डिंग अब आपने तो देखा ही है, किसी भी बैंक में जाइएगा, बैंक की जो बिल्डिंग होती है बड़ी भव्य होती है ना, बड़ी विशाल होती है, बड़ी लग्जरी टाइप की होती है। और आजकल जितने जो प्राइवेट बैंक होती है उनकी बिल्डिंगों की तो बात ही अलग है, बहुत ही लग्जरी होती है। तो उस भव्यता को, उस बिल्डिंग की भव्यता को देख करके हमारी कहानी का नायक क्या फील कर रहा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इंस्पायर्ड था, प्रेरित बहुत था, या इनडिफरेंट था, प्रेरित था, इनडिफरेंट था मतलब कि उदासीन था, उदास था क्या, या फिर अनेक्सियस था, चिंतित था, या एक्साइटेड था, थ्रिल्ड था। प्रेरित था, है ना, प्रेरित या फिर जो है प्रेरित या फिर थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांच से भरा हुआ, रोमांचित। तो किस प्रकार का फील कर रहा था बिल्डिंग को देख करके इस कहानी का नायक या प्रोटोगोनिस्ट? बैंक की बिल्डिंग को देख करके या बैंक बिल्डिंग की भव्यता को देख करके, ग्रेडियर को देख करके वह जो है बहुत ही चिंतित हो रहा था, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था बिल्डिंग के अंदर, ठीक है ना। अनोक्सियस जो है फील कर रहा था, अनोक्सियस मतलब कि चिंतित फील हो रहा था वो। ओवरवेल्म का मतलब होता है यहां अभिभूत हो जाना, ठीक है। एक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का जो बैंकिंग एनवायरमेंट के साथ में वो अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, कि बैंकिंग जितनी भी एक्टिविटी थी, जो प्रोसेस थी, वो उसके लिए सब कुछ नया था, एक अजीब से एक डर सा भाव उसके अंदर बना हुआ था। तो इस प्रकार का व्यंग कस रहे हैं यहां पर जो है दोस्तों स्टीफन लीकोक जो कि राइटर है इस कहानी के, तो इस प्रकार की कहानी लिखते हुए उन्होंने इस नायक के माध्यम से जो है आज की सामाजिक व्यवस्था पर और मानव के व्यवहार पर व्यंग कसा है। याद रखिएगा, मानव व्यवहार पे आज का जिस प्रकार का व्यवहार है, बैंकिंग सेक्टर ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर में किसी अनजान व्यक्ति के लिए जिसे उस एनवायरमेंट का पता नहीं है उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार पर, मानव व्यवहार पर तंज कसा गया है, ठीक है ना, इस कहानी के माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट जेनर डज माय फाइनेंशियल करियर बिलोंग टू। कहा गया है कि जो आपकी कहानी है माय फाइनेंशियल करियर, इस कहानी में किस प्रकार की अर्थात कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? रोमांस शैली का प्रयोग किया गया है, कॉमेडी शैली का प्रयोग किया गया है, मिस्ट्री का प्रयोग किया गया है, या हॉरर का किया गया है? तो एग्जैक्टली आप समझते हैं यहां पर व्यंग कसा गया है, मतलब कि कॉमेडी शैली का प्रयोग किया गया है, कॉमेडी का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। एक हास्य में कहानी है, ये हास्य में कहानी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नैरेटिव पर्सपेक्टिव। नैरेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब, नैरेटिव का मतलब, नैरेट का मतलब क्या होता है? कथा होती है ना। तो नैरेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ यहां पर कथात्मक परिप्रेक्ष्य। क्या हो गया? कथात्मक परिप्रेक्ष्य। तो यहां पर कहा गया है कि इस कथा का परिप्रेक्ष्य क्या है? ये जो माय फाइनेंशियल करियर कहानी है यह कथा है, इस कथा का परिप्रेक्ष्य क्या है? इस कथा का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है ना, ये एक ही नायक के इर्द गिर्द घूमता है, एक ही व्यक्ति का वर्णन किया गया है यहां पर, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है इस पूरी कहानी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन भी इसमें है, फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिमिटेड, तो नहीं, यहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द इस पूरी कहानी, ये पूरी कहानी घूमती है, इसलिए फर्स्ट पर्सन ही जो है नैरेटिव पर्सपेक्टिव हो जाएगा माय फाइनेंशियल करियर कहानी का। क्लियर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओवरऑल टोन ऑफ द स्टोरी। इस पूरी स्टोरी की टोन क्या है, एक टोन क्या है, सीरियस या सोमबर। सीरियस या सोमबर, सोमबर का हिंदी अनुवाद होता है उदास, ठीक है। उसी तरह से मेलकोनिक, मेलकोनिक का मतलब होता है उदासीन या उदासी, ठीक है। तो उदास और उदासी, या फिर ह्यूमरस या लाइटर्ड, ह्यूमरस या लाइटर्ड। ह्यूमरस और लाइटर्ड, ह्यूमरस का मतलब होता है दोस्तों विनोदी या हास्य में, है ना। लाइटर्ड का मतलब होता है हंसमुख। तो इसकी ओवरऑल टोन क्या है, चौथा है मिस्टीरियस या सस्पेंसफुल, मिस्टीरियस सस्पेंसफुल, है ना, हास्य में या हास्यपूर्ण। तो इस कहानी की जो ओवरऑल टोन है ना, यहां पर जिस तरह से वर्णन किया गया है, एक नायक का बैंक के साथ में किस प्रकार का व्यवहार है, या किस प्रकार से वो असमंजस में पड़ा हुआ है बैंकिंग व्यवहार को लेकर के, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था, तो उसे डरावना लग रहा था। हालांकि ये डर कोई डर नहीं था, बल्कि इस डर को देख करके एक हास्य में पल बना हुआ था, है ना, हास्य में। तो ये कहानी जो है ना, हास्य में पूर्ण ढंग से व्यंग कसने का एक विशेष तरीका थी स्टेफन लीकोक की, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ह्यूमरस और लाइटर्ड जो है, इसकी विशेष रूप से टोन रही है पूरी कहानी की, हास्य में और हंसमुख प्रकार की जो है इसकी एक टोन थी, जो कि हर कोई पढ़ करके इसके जो है एक हंसी फूट पड़ेगी, एक रोमांच से भर जाएगा उसका मन, मतलब हास्य में पूर्ण की कहानी है विशेष रूप से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरीज टाइटल। तो भैया जो स्टोरी है हमारी माय फाइनेंशियल करियर, इसके टाइटल जो है ना, इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, लक्षण क्या है, पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट हिंट्स एट द फाइनेंशियल डिजास्टर। क्या फाइनेंशियल डिजास्टर, वित्तीय आपदा, क्या इस स्टोरी की समस्या है? नहीं। तो क्या है, द रिवील द प्रोटोगोनिस्ट करियर एक्सपीरियंस। तो नायक के करियर को लेकर के कोई समस्या नहीं। इट हाईलाइट द प्रोटोगोनिस्ट फियर ऑफ द बैंक। एग्जैक्टली, नायक का बैंकों के प्रति जो डर है, उस डर को इसमें दर्शाया गया है, डर को बताया गया है इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें इट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स ऑन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑथर्स से इसका कोई लेन देन नहीं है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज स्टेफन लीकोक प्राइमरली यूज इन द स्टोरी। कहा गया है कि इस स्टोरी के अंदर स्टेफन लीकोक, जो कि हमारी इस कहानी के राइटर है, उनके द्वारा इस स्टोरी में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। मतलब लिटरेरी डिवाइस का अर्थ लिखा हुआ, हिंदी अनुवाद लिखा हुआ साहित्यिक उपकरण। कौन से साहित्यिक उपकरण का प्रयोग इसमें किया गया है? सिंबोलिज्म का किया गया है। सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद। सिंबल है ना, सिंबोलिज्म मतलब प्रतीकवाद, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी है फोरशैडोइंग मतलब कि पूर्व आभास का हो जाना, पूर्व पहले से ही कोई आभास हो जाना। तो इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया नहीं, बल्कि ऑप्शन बी कहता है इरोनी का मतलब होता है विडंबना। जी हाँ, ये विडंबना से भरी हुई कहानी है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि आज के वर्तमान ऐसे परिपूर्ण समाज में एक ऐसा व्यक्ति, मतलब एक ऐसे समाज को दर्शा रहा है जो बैंकिंग व्यवहार से पूरी तरह अपरिचित है, और वर्तमान में भी संभवतः इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, वर्तमान में बनी हुई है। सिर्फ इंडिया में नहीं, विश्व के कई सारे देशों में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है कि आज भी कई सारे लोग जो है बैंकिंग व्यवहार से इसी प्रकार से डरते हैं जैसे कि हमारी इस कहानी का नायक डर रहा है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरोनी हो जाएगा, मतलब विडंबना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज द स्टोरी सेटराइज मतलब कि व्यंग। तो कहा गया कि इस सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस कहानी में व्यंग क्या है, या किस पर व्यंग जो है व्यंग कसा गया है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर कसा गया है क्या? मतलब जो व्यंग किया गया है इस कहानी में, माय फाइनेंशियल करियर वाली कहानी में जो व्यंग किया गया है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर व्यंग किया गया है इस कहानी के अंतर्गत? नहीं। पॉलिटिकल करप्शन पे किया गया है क्या? नहीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अनएक्सिटीज, एग्जैक्टली, वित्तीय संस्थाएं और उनसे संबंधित जो चिंताएं हैं
उनको लेकर के व्यंग किया गया इस कहानी के अंदर, इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज फीलिंग टुवर्ड द ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो नरेटर जो कथावाचक है, कथावाचक जो है वो बैंक में खाता ओपन कराने को लेकर के उसके मन के भाव कैसे रहे हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब करता है मन के भावों को। एक्साइटेड होकर के, कॉन्फिडेंस के साथ में, या इनडिफरेंट या एपेथेटिक होकर के, इनडिफरेंट या एपेथेटिक होकर के, या अनक्सियस या टेरिफाइड होकर के, या कैरियस या इंट्रीग्यूड होकर के। तो ये इंट्रीग्यूड जो वर्ड है इसको गूगल कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें डाउट जा रहा है मुझे इस इंट्रीग्यूड वर्ड में, या फिर न्यू वर्ड हो सकता है जो मेरे डिक्शनरी में हेड ना हो, एक बार देख लीजिएगा गूगल करके, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों भाई, चिंताओं से भरा हुआ माहौल, ठीक है ना। तो बैंक में अकाउंट ओपन करवाने को लेकर के जो उसके अंदर फीलिंग थी, इस नायक की या नरेटर की जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग थी चिंताओं से भरी हुई, ठीक है, अनऑक्सियस टाइप की फीलिंग उसके अंदर बनी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट परसीव द बैंक क्लर्क्स अपीयरेंस। बैंक क्लर्क अपीयरेंस, तो वही कहानी है कि बैंक क्लर्क को लेकर के वो किस प्रकार का सोच रहा था, किस प्रकार से वो उसको व्यक्त कर रहा था। इम्पिकेबली ड्रेस्ड, है ना। तो मतलब कि जो बैंक क्लर्क जो थे उनको देख करके उसके अंदर कैसा फील हो रहा था। एक साफ सुथरे कपड़े, ऑप्शन ए कहता है कि साफ सुथरे कपड़े पहन करके एक जैसे खड़े होना, सबका बेटा होना, ठीक है, या फिर स्लोपली ड्रेस्ड मतलब कि गंदे कपड़े पहन करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके, या फिर ये तो सब बेकार है ना, ऑप्शन ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इंटिमिडेटिंग एंड स्टर्न, जी हाँ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटिमिडेटिंग एंड स्टर्न मतलब क्या हुआ इसका भाई, इंटिमिडेटिंग पहले पढ़ चुके ना, डराने वाले तो लग ही रहे थे और कठोर भी लग रहे थे, वो एक जैसे कपड़े पर एक जैसे बैठे हुए थे कि वो इंटिमिडेटिंग लग रहे थे, डराने वाले लग रहे थे। तो एग्जैक्टली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द प्रोटोगोनिस्ट फियर हैव ऑन हिज इंटरेक्शन विद द बैंक। क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो नायक इस कहानी का, इस नायक का जो डर था ना, वो डर बैंक के साथ व्यवहार करने में उसको क्यों परेशान कर रहा था, या क्या प्रभाव डाल रहा था। हमारे प्रोटोगोनिस्ट का डर जो बना हुआ था बैंक को लेकर के, वो बैंकिंग व्यवहार में किस तरह से दिख रहा था या क्या प्रभाव डाल रहा था। ऑप्शन ए कहता है कि दे अवॉइड बैंक्स ऑल टुगेदर, सभी बैंकों को क्या वो अवॉइड कर रहा था उस डर के कारण, या फिर दे बिकम एग्रेसिव, क्या वो जो है गुस्सा कर रहा था, एग्रेसिव हो रहा था, आक्रामक हो रहा था, या फिर दे मेक फ्रिक्वेंट मिस्टेक एंड ब्लंडर्स। जी हां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगेन एंड अगेन मिस्टेक पे मिस्टेक किया जा रहा था, उस डर के कारण उसके अंदर हेजिटेशन बनी हुई थी, एक डर बना हुआ था, इसलिए एक नॉर्मल सा खाता ओपन करवाने में जो क्लर्क के द्वारा से पूछे जा रहा था उसमें वो कई गलतियां कर रहा था, उस डर के कारण हिचकिचा रहा था, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोटोगोनिस्ट फाइंड चैलेंजिंग अबाउट द एंडोर्सिंग अ चेक। क्या कहता क्वेश्चन कि जब चेक का ऑफर उसके सामने रखा गया, किसके सामने, स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट के सामने जब ये ऑफर रखा गया, तो उसका समर्थन करने में, एंडोर्सिंग चेक का समर्थन करने में उस नायक के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वो चेक का समर्थन क्यों नहीं करना चाहता था, क्यों नहीं कर रहा था, डर क्यों रहा था वो, किस कारण से। तो एक ही कारण था यहां पर, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपुल्स, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। वहां कई सारे लोग खड़े हुए थे, सबके सामने चेक को एक्सेप्ट करना उसे लग रहा था कि ये बड़ी एक जो है एक सिक्योरिटी वाली चीज है, और सबके सामने इसको खोल करके बोल देना मतलब कहीं ना कहीं से ना सिक्योरिटी रीजन से सही नहीं है। तो इस कारण से वो डरा हुआ था, है ना, बहुत सारे लोग वहां खड़े हुए थे, इसलिए सबके सामने वो चेक को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज था। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेसन एंड मोरल ऑफ स्टोरी। तो इस कहानी का पाठ और नैतिकता क्या है, ऑप्शन में पूछा गया है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द क्रूशियल फॉर सक्सेस। तो जी नहीं, ये कोई समस्या नहीं थी। बैंक शुड बी मोर अकोमोडेटेड टू कस्टमर्स, या फियर एंड एंग्जाइटी कैन लीड द ह्यूमरस सिचुएशन। जी हाँ, जो हास्यमय प्रकार की सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन जो होती है ना, ये डर और चिंताओं को बढ़ावा देती है। डर और चिंता जो है इस का
इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट है या नैतिकता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसी तरह से नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मतलब लेक्चर नंबर 4 जो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे रनिंग फॉर गवर्नर, जो एक नेक्स्ट और लास्ट आपकी एक स्टोरी और बची हुई है। यूनिट फर्स्ट इसी के साथ समाप्त हो जाएगी, है ना। और परसों से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में। और ध्यान रहे जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको फिर से रिपीट करवा दूं मैं, पीछे मेरे पीछे जो लिंक आपको सब दिख रही है ना, ये सभी लिंक अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सबके लिंक आप ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इस पर तो आप जो है स्टडी के पर्पज से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम अवेलेबल है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह अवेलेबल है। सिर्फ नाम एक ही मिलेगा आपको, लोधाजी क्लासेस नाम से। क्लियर फ्रेंड्स? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज बस इतना ही, और अगले सेशन में फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, ये क्लास थर्ड ईयर क्लास पहले भी हमने स्टार्ट की थी मॉर्निंग में 9 बजे से, तो मॉर्निंग में 9 बजे ही डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। लेकिन जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में ही मिलेगी, लाइव क्लास के रूप में अभी नहीं मिल पाएगी, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।